चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना बेटा। दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है, सभी के नोट्स में एक बार चेक कर लेना बेटा। सीएमए इंटर ग्रुप टू कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने होमवर्क दिया था, ट्राई किया आप लोगों ने? ट्राई किया? नहीं किया? सर रावण मारने में बिजी थे हम लोग। ठीक है, आ जाओ। कल गए थे कि नहीं रावण देखने के लिए? अच्छा हुआ नहीं गए। कल रावण को सिर्फ जलाया नहीं, भीगा भीगा के मारा। बारिश आ गई थी ना, है ना, और एक दो जगह पे तो क्रेन बुलानी पड़ी। रावण भीग गया तो रावण जला नहीं ठीक से, जला नहीं तो रेनकोट भी पहनाया उसको, नहीं एक्चुअल में पहनाया, बारिश का मौसम था ना, फिर भी वो स्वॉगी हो गया था थोड़ा, तो फिर क्रेन बुलानी पड़ी। गीला हो गया रावण तो गिर जाता है ना नीचे, तो फिर क्रेन बुलवाई, उठाया, फिर मारा, फिर गिर गया, फिर उठाया, तो कैसा है उसको लेटा लेटा के भिगा भिगा के सुखा सुखा के मारा कल। एक्चुअल में हो गया था ये, एक्चुअल में था। आप देखोगे न्यूज़ तो आपको समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आपको दिख जाएगा। काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो जनरली अब तक बारिश नहीं रहती ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट चल रहा था, जिसमें हीरो लिमिटेड बिलोंग्स टू द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, होगा आगे। द चीफ अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट अकाउंट टेकिंग नोट ऑन द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या किया उसने? कंपनी परचेज ऑन 1 अप्रैल 12 स्पेशल पर्पज मशीनरी, मशीन खरीदा एक। हर मशीन का कोई ना कोई पर्पज होता है ना। मशीन परचेज किया फॉर 50 लाख। इट रिसीव्ड अ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट। अब ग्रांट कहीं से भी मिलो, सेंट्रल से, स्टेट से, लोकल अथॉरिटी से, या गवर्नमेंट के कोई ऑर्गेनाइजेशन से, तो भी वो अपने AS12 के परव्यू में आ जाएगा। कितना मिल रहा है बेटा? 20% ऑफ द प्राइस। मशीन हैज एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 5 years। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। बताओ, 50 लाख की मशीन थी, 1/4/12 को लिया, 20% यानी कितना ग्रांट मिला होगा? 50 लाख का 20% यानी 10 लाख रुपए। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे से ध्यान दो। अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बेटा? AS12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, बराबर है। उसमें भी ग्रांट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक, हमने चार्ट देखा था ना, फिक्स्ड एसेट, तो हमें समझ में आ गया उस चार्ट के अंदर में ग्रांट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक फिक्स एसेट के अंदर में ये कवर हो जाएगा। यस और नो? आगे क्या ट्रीटमेंट थी यार, वो शुरू नहीं हो रहा है, आपको इधर देखना पड़ेगा। थोड़ा आ जाओ ना इधर मैदान में, आ जाओ थोड़ा सा आ जाओ। दिख रहा है? जो बच्चों को नहीं दिख रहा है प्लीज आ जाओ, मैं वेट करता हूँ, आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा दोस्त लोगों को जगह दे। नहीं आएंगे? क्यों रे, क्यों नहीं आएंगे तुम? आए ना थोड़ा। बिल्डर गुरु किधर थे तुम इतने दिनों से? मेरे ऐप्स बन के चले भी गए नहीं, बट फर्क पड़ा भाई। देखो ध्यान देना, उसमें भी एक ग्रांट रिसीव फॉर स्पेसिफिक फिक्स एसेट। तो यहां पे अप्लीकेबल AS में मैं अगर बात करूं अप्लीकेबल प्रोविजंस की, तो AS कहता है जब कभी भी ग्रांट मिला है फॉर स्पेसिफिक फिक्स एसेट, याद करो अपने चार्ट में क्या था बेटा? 2 तरीके थे क्या? क्या था पहला वाला तरीका? फर्स्ट मेथड, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रांट
फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दैट फिक्स एसेट। और दूसरा मेथड कौन सा था? शो सच फिक्स्ड एसेट एट ग्रॉस वैल्यू, जो भी उसके लिए आपने पे किया होगा, बरोबर है, ग्रॉस वैल्यू पे दिखाना है, टोटल जो फिक्स एसेट की वैल्यू है, जो आपने पे किया वो नहीं, जो टोटल वैल्यू है वो, एंड शो द गवर्नमेंट ग्रांट, जी गवर्नमेंट ग्रांट एज deferred income on बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये कहाँ दिखाएंगे? ऊपर फिक्स एसेट, बैलेंस शीट, असेट साइड। ये दो मेथड थी, बात एक ही है। 50 लाख की असेट थी, बैलेंस शीट के असेट साइड में फिक्स एसेट दिखा दो 50 माइनस 10 40 पे, या फिर बैलेंस शीट के असेट साइड में फिक्स एसेट दिखाओ पूरे 50 लाख का और डेफर्ड इनकम दिखा दो 10 लाख का। बात तो एक ही है, बराबर। ये दो मेथड थी। ये जो मैंने बैलेंस शीट ड्रॉ किया, ये आपको ने एग्जाम में ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा। जो मैंने ऊपर लिखा वही तो बैलेंस शीट में दिखाया, ठीक है। डेप्रिसिएशन का भी बता दो, लग गया था, एप्लीकेबल प्रोविजन की बात चल रही है तो। एंड डेप्रिसिएशन विल बी टेकन ऑन net value, that is 40 lakh. Here depreciation will be taken on gross value, that is 50 lakh. कहाँ दिखाएंगे? P&L के डेबिट में। एंड proportionate deferred income shown under credit of P&L। ये दो मेथड थी, दोनों में से कोई भी मेथड से करो। दिख रहा है बेटा सभी को? चेक करो, अब दिख रहा है? कोई चीज़ नहीं समझ में आई प्लीज़ पूछो। चलो आगे लिखो। डन? ओके। ये दो तरीके हैं, तो आप कोई भी एक तरीके से दिखा सकते हो। बस यही कमेंट करना था आपको कि एज पर एस 12 आप लोग उसको कैसे शो करोगे। ये ऐसे हम लोग शो कर लेंगे। डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल के भी बता दो, नीचे लिख लो वर्किंग, एप्लीकेबल प्रोविजन हो गया, एप्लीकेबल एस उसकी सिचुएशन। वैसे पूछा नहीं है, वर्किंग फॉर डिप्रिसिएशन आप चाहो तो दिखा सकते हो। फर्स्ट मेथड में बोलो बेटा कितना आएगा? कौन सी मेथड बोलिए डिप्रिसिएशन के लिए? कुछ दिया है क्वेश्चन में? मेथड दिया है क्या? नो, मेथड दिया नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? कौन सी मेथड यूज करेंगे? WDV यूज कैसे कर पाएगा मुन्ना? WDV के लिए तुझे चाहिए रेट, रेट तो दिया ही नहीं, तो रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, बराबर है।
डिप्रिसिएशन का अगर मेथड नहीं दिया है तो आप WDV भी यूज कर सकते हो, SLM भी। अगर फिर भी नहीं सर, हमने तो इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा है कि कंपलसरी WDV मेथड है, तो आपको WDV के लिए पहले रेट निकालना होगा। सो मैं SLM ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ WDV का रेट कैसे निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट, ये एक्स्ट्रा बोल के लिखना, इनटू 100। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बताओ? कॉस्ट कितना था फर्स्ट वाले मेथड में? 40। क्या फर्स्ट वाले मेथड में कॉस्ट था 40। लाइफ कितनी एसेट की? स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 5 साल, तो कितना आ गया? 8 लाख। अपन कॉस्ट कितना है? 40 इंटू 100, रेट कितना आया? 20%। ये आया रेट अंडर, हम लोग ये यूज कर लेंगे फॉर WDV, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, बट हम लोग SLM ही करेंगे। सिंपल रखो ना चीज़ों को, बट किसी की इच्छा है कि सर रेट नहीं दिया तो रेट कैसे निकाल लेना, हम लोग SLM ही यूज करेंगे, ठीक है। सो डिप्रिसिएशन देखो यही सेम अमाउंट आ जाएगा, 40 लाख कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, 40 माइनस 0 अपॉन 5 ईयर्स, 8 लाख पर एनम। यहाँ पे सेकेंड मेथड में बोलो बेटा, डिप्रिसिएशन सेकेंड मेथड में सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे कितना रहेगा? कॉस्ट 50 माइनस 0 अपॉन 5 ईयर्स, कितना आ गया बेटा? 10 लाख पर एनम, बरोबर है क्या? एंड डेफर्ड इनकम इसी प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करना है क्या डिप्रिसिएशन के? ये सेम प्रोपोर्शन में। डेफर्ड इनकम कितनी थी? 10 लाख माइनस डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, कितना आया? 2 लाख। चेक करो नेट इफेक्ट सेम आ रहा है क्या? 10 माइनस 2, नेट इफेक्ट आया 8 लाख। ये कहां दिखाएंगे? PNL के डेबिट में। ये कहां दिखाएंगे? PNL के क्रेडिट में। ये कहां आएगा? PNL के डेबिट में। प्लीज लिख लो। डन? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? बोल मुन्ना। डन? जूम करना है थोड़ा? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इजी एकदम मेरे ख्याल से, तो बच्चे भी करेंगे, और मैं जानता हूँ आप सब बच्चे ही हो और आप भी करोगे। डन? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। On 1st April 15, Hero Limited received a grant of rupees 300 lakh for acquisition of the machinery costing rupees 1500 lakh। भाई साहब 1500 लाख का मशीनरी था, उसके लिए 300 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। नेट वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 1200 लाख, 1200 लाख। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। कौन सी मेथड है? फर्स्ट या सेकेंड? वेरी गुड, फर्स्ट मेथड। देखो, डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट, यानी असेट नेट वैल्यू पे दिखाया मैंने, तो कितने पे दिखाया बेटा? 1200 पे, 1200। देयरफॉर असेट होगा 1500 लाख का, 300 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट है, नेट दिखाया 1200 पे। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते। लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 years एंड मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट 20% ऑन WDV। थैंक यू, इन्होंने रेट दे दिया 20% ऑन WDV। आगे बोला है, कंपनी हैड टू रिफंड द गवर्नमेंट ग्रांट इन May 18 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन।
कब रिफंड किया? मई 18, करीब करीब 15-16, 16-17, 17-18, 3-3.25 साल बाद रिफंड करना पड़ रहा है। आगे और पढ़ते हैं। हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ द ग्रांट इन द बुक्स ऑफ हीरो? कुछ नहीं, जो भी रिफंड किया हमने वो असेट की वैल्यू में फिर से ऐड कर देंगे। सर क्यों? क्योंकि जब खरीदा था तब हमने क्या किया, असेट खरीदी थी और ग्रांट मिली थी, तब असेट के वैल्यू से कम किया था ना, रिफंड करेंगे तो असेट के वैल्यू में ऐड कर देंगे। बट जब मिला तब क्या हुआ देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6, बोलो बेटा। मिला तब क्या हुआ? यहाँ पे असेट की कॉस्ट थी 1500 लाख लेस गवर्नमेंट ग्रांट 300 लाख, आउटर कॉलम में 1200 लाख, ऐसे कुछ था। बोलो, माइनस डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 15-16, रेट क्या है मुन्ना? 20%, कितना आ जाएगा? 240, 1200 माइनस 20%, बचा कितना? 960, WDV ऑन 1416 माइनस डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 16-17 का, अगेन 20% इंटू 20% का साइन 192 माइनस इक्वल्स टू 768। WDV को ही प्यार से BV भी बोलते, बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू लिख लेना, माइनस थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, अगेन 20%, 153.6 माइनस इक्वल्स टू 614.4, WDV 1418, तुरंत 1 महीने बाद रिफंड करना पड़ रहा है। कितनी ग्रांट रिफंड की होगी? कुछ बोला नहीं तो कितनी रिफंड किया? पूरी। पूरी मतलब कितनी? 300। 300 मिली थी ना, चेक करो, 300 मिला था कि नहीं? सिंस रिफंड देयरफॉर एज पर AS 12, नाम लिखो, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, इफ there is refund of government grant, then add back such refund in the value of such fixed asset। अगर आपने ऑलरेडी डिडक्ट किया होगा तो उस रिफंड को क्या कर देना? ऐड बैक कर देना। कितना रिफंड कर रहे बेटा? 300। बता दो असेट का वैल्यू कितना हो गया? बुक वैल्यू और WDV ऑन डेट ऑफ रिफंड। खेल खत्म, सिंपल था। यही तो पूछा था, रिफंड के लिए क्या करना। डन। लिख लिया सभी ने? पक्का? ओके। जो ने नोट दिया हमने ऊपर वैसे लिखा, ये अभी नहीं देखना। अच्छा, आज का होमवर्क देखो क्या दे रहा हूं। ये 2 पैराग्राफ घर से पढ़ के आना है, ठीक है? आपको एक चीज दिखेगी कि जो हमारी AS 12 की ट्रीटमेंट है सेम इंड AS 20 के अंदर में फॉलो हो रही है, बट आज घर से रीड करके आना है, ठीक है? अभी आप सब लोग सबसे पहले आ जाओ, AS 15 नहीं, आप पहले आओगे
AS 16, 17, पहले 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, पहले 17 डन। चलो मुन्ना ध्यान देना अब अच्छे से। AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग लिख लो, एग्जाम में एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार इसके ऊपर कंफर्म है, क्योंकि लास्ट टाइम में जहां तक मुझे मालूम है AS 17 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था। लास्ट और आई थिंक लास्ट टू लास्ट, उसके पहले तो कोविड में एग्जाम ही नहीं हुआ था ना, लास्ट टाइम में शायद नहीं आया था। AS 17 के ऊपर इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, सो अच्छे से ध्यान देना। AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है बेटा? सेगमेंट रिपोर्टिंग, अगर मैं कोई नॉन एसएमसी की बात करूं, नॉन एसएमसी जो स्मॉल मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब बड़ी है, अगर मैं कोई बड़े कंपनी की बात करूं तो उस कंपनी के अंदर में काफ़ी बार मोर देन 1 सेगमेंट होते हैं। अब सर सेगमेंट कैसे? मे बी बेस्ड ऑन द एरिया, मे बी बेस्ड ऑन द एसेट, मे बी बेस्ड ऑन द फंक्शंस, मे बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, है ना, अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। जैसे हिमालय कंपनी आपने नाम सुना ही होगा, है ना, FMCG है, फास्ट मूविंग और कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर में, तो उसके सेगमेंट्स है फेस वॉश, सोप, शैम्पू, बराबर है, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं मैकडी का, तो उसका बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट नहीं रहेगा सेगमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट हर जगह पे सेम है। मैकडी के लिए बात करूंगा तो बेस्ड ऑन द एरिया, मैकडी पुणे है, उसमें भी मैकडी कोथरूड, मैकडी विश्रांतवाड़ी, मैकडी डेक्कन, बेस्ड ऑन द एरिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन द एसेट्स, तो कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द एसेट, है ना, कुछ एसेट रखी है जामनगर में, कुछ एसेट्स ऑपरेट हो रही है मुंबई में, सो बेस्ड ऑन द एसेट्स। अब एसेट्स अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द एरिया ही रहता है, बट ऐसे तरह तरह के सेगमेंट बाइफर्केशन वो लोग करते हैं। तो सर हमको क्यों दिया ये सब? मैं वजह बताता हूँ। कंपनी के मैनेजमेंट की इच्छा रहती है कि मुझे सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग चाहिए, बराबर है, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग मतलब क्या? कौन से सेगमेंट से मेरा कितना रेवेन्यू है, कौन से सेगमेंट से मेरे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, देयरफॉर कौन से सेगमेंट से मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। सर ये जान करके कंपनी वाले क्या कर लेंगे? ये जान करके उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि सेगमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस कितना है। अब सेगमेंट को बाइफरकेट करना है तो तरह तरीके से हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, लाइक बेस्ड ऑन द एसेट्स, बेस्ड ऑन द सेल्स और टर्नओवर, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट लॉस और रिजल्ट। प्रॉफिट लॉस को क्या कहते हैं लोग? रिजल्ट, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट क्या बिजनेस का? प्रॉफिट और लॉस। सो बेस्ड ऑन द रिजल्ट भी हो सकता है। तो AS 17 कहता है कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना है तो कौन से सेगमेंट का रिपोर्टिंग करना, कौन से सेगमेंट का रिपोर्टिंग नहीं करना, आसान भाषा में कब वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है और कब वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है, इसका क्राइटेरिया हमें कौन बता रहा है? AS 17। वैसे मेरे 50 सेगमेंट है, सारे के सारे रिपोर्टेबल थोड़ी रहेंगे, हो सकता है एक सेगमेंट छोटू सा मेरा कहाँ पे है। जैसे देखो मेरा बहुत बड़ा एम्पायर है, मेरी अकेडमी है प्रेस्टीज पॉइंट पे, वहाँ से मेरा रेवेन्यू होता है, AC से रेवेन्यू होता है, घर पे भी मेरे छोटे मोटे कंप्यूटर और स्टूडियो सेटअप रखा हुआ है, वो भी तो मेरे लिए एक सेगमेंट ही है, बट मैं वो घर वाला कहीं पे भी रिपोर्टेबल सेगमेंट में काउंट नहीं करूँगा। रीज़न, वहाँ से रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है। मेजर मेरा रेवेन्यू, मेरे रेवेन्यू का 75% प्रेस्टीज पॉइंट से, 20% यहाँ से, 10% घर से। समझ में आए? तो वो मैं घर वाला नहीं रखूँगा, हाँ ये या फिर वहाँ पे 2 सेगमेंट दिखा दूंगा बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। बेस्ड ऑन द असेट की अगर बात करूँ तो घर पे भी एक सिस्टम पूरा रखा हुआ है, घर पे भी असेट्स है, लैपटॉप, कैमरा सब घर पे एक रूम में इन्वेस्ट करके रखा है उसमें, तो असेट के हिसाब से बात करूंगा तो घर वाला सेगमेंट रिपोर्टेबल हो जाएगा। लेकिन रेवेन्यू को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बात करूं तो मेरे घर पे जो सेगमेंट है उससे कोई रेवेन्यू ज्यादा हो नहीं रहा,
तो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से घर वाला सेगमेंट नॉट रिपोर्टेबल, वाड़ी और शुक्रवार पेठ रिपोर्टेबल है ना, यहाँ का एसी और प्रेस्टीज पॉइंट रिपोर्टेबल, घर वाला नॉट रिपोर्टेबल। असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो एसी नॉट रिपोर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे मेरी असेट क्या है, बस ये मैं लैपटॉप लेके आता हूँ, वो भी यहाँ से जाते समय वापस लेके जाता हूँ साथ में। तो असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो घर वाला और प्रेस्टीज पॉइंट का ही रिपोर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे मेरी असेट कोई असेट है नहीं। सो हम लोग A17 के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हे 17 बता कि मैं कौन कौन से सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बोलूं, कौन कौन से सेगमेंट को रिपोर्टेबल नहीं बोलूं। तो A17 उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना। जैसे कि अगर मैं बात करूं जियोग्राफिकल सेगमेंट की, तो ये डिस्टिंग्विशेबल बाइफरकेट करने लायक component of an enterprise that is engaged in providing product or services within a particular environment and that is subject to risk and returns that are different from those components operating in other economic environment। ओहो, बड़ी टेक्निकल बात कर ली इन्होंने। तो हम लोग जियोग्राफिकल सेगमेंट यानी